नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर देखा था 11th क्लास की सेकंड बुक का। ठीक है, सोशल चेंज। उसके बाद हम देखने वाले हैं सोशल इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी के बारे में कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है आपस में, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इफ आई से। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ये लास्ट वाले चैप्टर में क्या हुआ था, एक बार हम जल्दी से फटाफट रिकैप कर लेते हैं। अगर लास्ट वाले में हम देखें तो हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी कि व्हाट इज़ चेंज, चेंज के बारे में बात किया था, फिर सोशल चेंज क्या होता है, फिर कितने टाइप्स होते हैं सोशल चेंज के। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स के बाद जो है हमारे पास सोशल ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के बाद डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ। ठीक है, उसके डिफरेंस को देखा था, कॉन्टेस्टेशन, क्राइम और वायलेंस, इसके बारे में। फिर सोशल ऑर्डर और सोशल चेंज जो है वो आपका विलेज, टाउन, सिटी में कैसा रहता है, और ऑर्डर सोशल चेंज इन रूरल एरियाज़ कैसा रहता है, सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन अर्बन एरियाज़ कैसा रहता है, रूरल और अर्बन का कंपैरिजन। उसका डेली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिटीज़ के अंदर जो है किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन रोल प्ले करती है। उसके बाद हम आज का चैप्टर देखने वाले हैं सोशियोलॉजी, चैप्टर 3, इन्वायरमेंट सोसाइटी। Social relationship with the environment have changed over a time, and they vary from place to place. It's important to analyze and interpret, interpret, interpret such variations in a systematic way. For example, जैसे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में सोशल रिलेशनशिप जो इन्वायरमेंट के साथ है वो चेंज हो गया ओवर टाइम, क्योंकि आप और वो प्लेस काफ़ी मतलब वरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का अगर इन्वायरमेंट देखेंगे तो कंपैरेटिवली आपको उत्तर प्रदेश और बिहार से थोड़ा अलग मिलेगा, या बिहार या यूपी का अलग मिलेगा आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। वही साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो आप डिफरेंस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगा क्योंकि समुंदर से लगे हुए इलाके जो होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी मतलब आपका जो है मतलब एवरेज रहता है। ठीक है ना, काफ़ी नमी रहती है वहाँ पे। तो यू विल फाइंड आउट कि मतलब जो है डिफरेंसेस मिलेंगे आपको इन्वायरमेंट के अंदर। अच्छा, जैसे जैसे आपका जैसे जैसा जैसा टोपोग्राफी है उसी तरीके का फिर जो है वहाँ पे टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर, इस तरह की चीज़ें भी दिखेंगी आपको। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है कि ये जो है मतलब हर जगह की अलग अलग है, और हर जगह का जो है उसका क्या मतलब कि उसी की स्टडी और उसका कम्प्लीटली फिर एक बार जब सबको मिला दे तो उसका रिलेशनशिप हम सोसाइटी के अंदर देखेंगे। देर आर मैनी अर्जेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट डिमांड आवर अटेंशन। काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इमीडिएट बेसिस पे हमारा जो है अटेंशन डिमांड करती हैं, हमें उसके ऊपर सोचने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टू एड्रेस दिस क्राइसिस इफेक्टिवली, इस क्राइसिस को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए जो है हमें वी नीड अ सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क, हमें एक सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क की होने की ज़रूरत है फॉर अंडरस्टैंडिंग वाई दे अकर एंड हाउ दे माइट बी प्रिवेंटेड और रिजॉल्व। हम अगर इन्वायरमेंट के कंसर्न को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम लोग जो है उसके अंदर एक कॉमन मैन की आइडियोलॉजी लेके चले, या एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच वी कैन नॉट गो अकॉर्डिंग। हमें उसके लिए जो है सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा। एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह हमें देखना पड़ेगा कि सोसाइटी भी क्या रोल प्ले करती है इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने में, जिससे कि इन्वायरमेंट बाद में सोसाइटी को रोल इम्पैक्ट कर रहा है, आखिर ऐसा क्या है। अगर हम बात करें इकोलॉजी, जैसे इकोलॉजी हमारे पास ये टर्म है, इस टर्म की अगर हम बात करें तो ऑल सोसाइटीज़ हैव एन इकोलॉजिकल बेसिस। हर सोसाइटीज़ के पास अपने इकोलॉजिकल बेसिस होते हैं। द टर्म इकोलॉजी डिनोट्स द वेब ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। जो इकोलॉजी जो टर्म है वो डिनोट करता है वेब, किसके बारे में, देखिए क्या कह रहा है कि ऑल सोसाइटीज़ हैव एन इकोलॉजिकल बेसिस। पहली बात तो हर सोसाइटी के अंदर जो है, सोसाइटी के अंदर जो है आपका इकोलॉजिकल बेसिस होता ही होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल बेसिस होता ही होता है। देन अगर हम उसके अंदर बात करें, इकोलॉजी जो डिनोट करता है वो क्या करता है, डिनोट करता है, वो डिनोट करता है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है, सिस्टम एंड प्रोसेस, सिस्टम एंड प्रोसेस, क्या, सिस्टम एंड प्रोसेस, सिस्टम एंड प्रोसेस, सिस्टम एंड प्रोसेस, सिस्टम एंड प्रोसेस की बात करता है, किसकी, ऑफ विच ह्यूमंस आर वन एलिमेंट, जिसके अंदर ह्यूमन भी एक क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सिस्टम और प्रोसेस जिसके अंदर ह्यूमन भी एक एलिमेंट है जो स्टडी करता है। देखो इकोलॉजी, हर सोसाइटी में इकोलॉजिकल बेसिस होते हैं। इकोलॉजी जो है वो उस पर क्या चीज़ें होती है, वो डिनोट करती है फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम और प्रोसेस। तो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या कहते हैं, अगर सिस्टम प्रोसेस की बात करें, फिजिकल क्या हो सकता है, जैसे लैंड हो गया, ठीक है, माउंटेन्स हो गए,
रिवर्स हो गई, ये आपके फिजिकल आपके सारे के सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, लाइट हो गया, इस तरह की चीज़ें। और बायोलॉजिकल की बात करें अगर हम करेंगे तो बायोलॉजिकल में हम इसके अंदर देखेंगे सबसे पहला चीज़ क्या है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब कुछ ये सारी चीज़ें मिलकर ही जो आपका जो है बायोलॉजिकली क्या कहते हैं इन्वायरमेंट तैयार होता है। इन दोनों के मिक्सचर को जो है हम क्या कहेंगे, हम इसके मिक्सचर और इसके सिस्टम और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो ह्यूमन के साथ जिसमें ह्यूमन भी उसका एक एलिमेंट है, सॉरी, तो बायोटिक में ह्यूमन भी क्या कहते हैं उसका एलिमेंट हो ही जाता है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आप जो है अच्छा, ऐसे में क्या है कि इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इकोलॉजी जो है एक प्लेस की जो है अल्सो अफेक्टेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द जियोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी। किसी भी प्लेस की जो इकोलॉजी होती है उसके अंदर काफ़ी अफेक्ट करता है क्या, इंट्रैक्शन होगा किसका, जियोग्राफी का। जियोग्राफी बोले तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा मतलब भूगोल है हमारा पर्टिकुलर, वो सारा का सारा। एंड हाइड्रोलॉजी का अगर हम बात करें तो वाटर, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है हाइड्रोलॉजी से, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट करती है। कल्चरल इंटरवेंशंस ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस कैन ऑल्सो मॉडिफाइड द इकोलॉजी ऑफ अ प्लेस। एक जगह का इकोलॉजी जो है वो उसको चेंज करने में सबसे बड़ा रोल जो है आपका इन्वायरमेंट भी प्ले करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट आफ्टर ऑल, मतलब सॉरी इन्वायरमेंट कह रहा हूँ, ह्यूमन भी प्ले करता है। कल्चरल इंटरवेंशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस, जैसे कि वही वाली बात है, कई जगह पे आपका जो है देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कल्चरल क्या कहते हैं इंटरवेंशन के अंदर देखेंगे कि जब कुछ इवेंट हो, जब कोई त्यौहार होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम त्यौहार की बात करें तो हम देखते हैं कि कई सारे फेस्टिवल में हमें जो है पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो पेड़ों को काट कर हम वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी जगह पे देखा गया है, और उसका कोई यूज़ नहीं होता, या मतलब समझ लो कि उस इवेंट के ख़त्म होने के बाद उस पर्टिकुलर पेड़ को फेंक दिया जाता है। जैसे केले के कई सारे पेड़ मैंने देखे हुए ऐसे काटे जाते हैं, ठीक है। हालांकि केले के पत्ते को काटने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पूरा पूरा पेड़ काट देते हैं तो उससे क्या है कि एक इन्वायरमेंटल कंसर्न बन जाता है वो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके अलावा देखेंगे आप कि ये सब चीज़ें जो है कल्चर के बेसिस पे की जाती है, लेकिन क्या ये सब चीज़ें जो होती है ह्यूमन एक्शंस होते हैं, क्या वो इकोलॉजी को मॉडिफाई नहीं करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल या बायोलॉजिकल जो सिस्टम या प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट करता है ये। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो है जैसे द यूज़ पोटैटो टुडे इन इंडिया तो seems to be a natural was actually a modification in environment by cultural intervention due to the human actions। तो वही है कि पोटैटो यूज़ जो है आज इंडिया के अंदर जो है वो इसको ऐसा नेचुरल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके यूज़ की वजह से क्या इन्वायरमेंटली कोई चेंज नहीं आता। ऑब्वियसली बात है आता ही आता है, वो अलग बात है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्या कहते हैं ह्यूमन बींग, बट आफ्टर ऑल यू कैन फाइंड आउट द चेंज ओवर देयर ऑल्सो ना। Then ecology indeed has been modified by human actions over a period of time। इकोलॉजी जो है वो इकोलॉजी इंडीड हैज़ बीन मॉडिफाइड, मतलब इंडीड मतलब वास्तविक में जो है आपका इकोलॉजी जो है वो मॉडिफाई करती है क्या, ह्यूमन एक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब इंडीड क्या कहते हैं मतलब कि जो है चेंजेस आते हैं किसकी वजह से, ह्यूमन एक्शंस की वजह से, ठीक है ना। ह्यूमन एक्शंस की वजह से जो है इकोलॉजी में चेंजेस आते हैं। For instance, what appears to be a natural feature of the environment, such as aridity or flood proneness, is often produced by human intervention. Deforestation is upper catchment of a river may make the river more flood prone। जब भी आप किसी जगह से, जैसे पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो है मिट्टियों को बांध के रखते हैं, अगर आप वहाँ से डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है फ्लड का जो पोटेंशियल है ना बढ़ जाता है, और वो एरिया फ्लड प्रोन एरिया बन जाता है। फ्लड प्रोन एरिया का मतलब क्या है, वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग दीज इवेंट्स, ठीक है ना, ऑफ फ्लड एंड लाइक यू कैन से फेमाइन, इस सब तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाती होनी। It is often difficult to separate and distinguish between the natural and the human factors that brings ecological change। नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स को सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ अ नेचुरल और द ह्यूमन फैक्टर्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, नो डाउट। क्योंकि जैसे वही वाली बात है, एक जंगल से लकड़ी की ज़रूरत इंसान को है, ठीक है, उसी जंगल के अंदर पेड़ों की ज़रूरत वहाँ के जानवरों को है। तो एक नेचुरल और ह्यूमन के बीच में जो है कि जो डिफरेंस है वो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे।
ठीक है, या यूँ कह लो रिवर के लिए जो है जंगल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पेड़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो हम हटा रहे हैं मतलब। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज इसी बात को लेते हैं कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कैसे करा जाए। ठीक है, और आप ज़्यादातर देखेंगे कि आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट नाउअडेज इन देयर पॉलिसी। They frame their policy according to the requirement of I will say that the uh, environment is a major concern I will say eventually. उसके बाद देखें हम सोशल इन्वायरमेंट देखें, व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन बायोफिजिकल इकोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरवेंशन सॉरी देयर इज अ इंटरेक्शन इन बिटवीन हु बायोफिजिकल इकोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि बायोफिजिकल जो इकोलॉजी है हमारी, जैसे कि भाई आपका जैसे बायोटिक और अबायोटिक दोनों का कंपोनेंट को मिला के कह रहे हैं, और ह्यूमन इंटरेक्शन इट लीड्स टू इमरजेंस ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि एक सोशल इन्वायरमेंट जो है जो इमर्ज करता है क्या सोशल इन्वायरमेंट को। ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान और मतलब आपकी जो है बायोलॉजिकल फिजिकल प्लस ह्यूमन इन तीनों का जो रिलेशनशिप बनेगा तो एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ही होगा। The interaction is a two-way process where nature shapes society and society shapes nature. इस तरह से भी होता है कि नेचर से सोसाइटी बनी है, ये सोसाइटी से नेचर बना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल जो कुछ भी है। जैसे आप देखेंगे कई जगह पे कोई बंजर ज़मीन है, ठीक है, उस बंजर ज़मीन पे लोग आके बसे और उन लोगों ने वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए, अच्छे से घर बनाए, खेत को मतलब वहाँ के लैंड को फर्टाइल बनाया, फर्टिलाइजर से वहाँ पे इस्तेमाल किया और वहाँ पे खेत वेत तैयार कर दिए, तो उन्होंने उसको सेव कर दिया इन्वायरमेंट को। ठीक है, और दूसरी बात उस जैसे कि क्या कहते हैं कहीं पे कोई ऑलरेडी सूटेबल प्लेस है जहाँ पे पानी है, पेड़ है, जीने के हर वो साधन है, फल फ्रूट सब कुछ अवेलेबल है, तो इंसान वहाँ जाके रहता है। तो इन्वायरमेंट सोसाइटी को सेव कर रही है, सोसाइटी इन्वायरमेंट को सेव कर रहा है, और इन दोनों के बायोफिजिकल इकोलॉजी और ह्यूमन इंटरवेंशन ये तीनों मिल रहे हैं तो जाके एक सोशल इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो वो कह रहा है कि द इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी इज शेप्ड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्वायरमेंट और सोसाइटी के बीच का जो ये रिलेशनशिप जो होता है, ये इंटरेक्शन जो होता है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। इट इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप हैव with property. This property relation determines how and by whom natural resources can be used. देखो, जो प्रॉपर्टी जो होती है वो जो प्रॉपर्टी रिलेशन जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि हाउ एंड बाय, मतलब कि कैसे और किसके द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो डिसाइड करेगा ही करेगा इसको लेकर। जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन कंट्रोल करने वाला जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने वाला अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो वो देखता है कि भाई किसी जगह पे कोई जो है क्या कहते हैं मतलब ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही कि जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाली है। ठीक है, दैट इज ऑल। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रिलेट टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डिफरेंट जितने भी सोशल ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप को क्या कर देता है, ये उसको जो है इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट के अंदर। द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी आल्सो रिफ्लेक्ट different social values, norms, knowledge system. For instance, value underlying capitalism have supported commodification of nature, turning it into the objects that can be bought and sold for profit. कह रहा है कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है सोशल वैल्यूज़ के ऊपर भी, नॉर्म्स के ऊपर भी, नॉलेज के ऊपर भी, सिस्टम्स के ऊपर भी। ऐसी बात है भाई। अब जैसे क्या कहते हैं जो तुम्हारे वैल्यूज़ कैपिटलिज्म के अंदर है वो क्या है कि भाई हर चीज़ में कमोडिफिकेशन कर दो। अगर कैपिटलिज्म का बस चले तो वो क्या कर दे, कैपिटलिज्म का अगर हम बस चले तो वो जो है आपका मतलब जो है समझ लो कि वो तो हवा का भी व्यापार कर दे। ठीक है, हवा को भी बेच के दिखा दे आप लोगों को आपके बीच में। और होता है क्या, पानी नहीं बिकता, पानी बिकता है। तो अगर वो चाहे सोशलिज्म वाले तो ऐसे लोग हैं कि वो जो है पानी को भी हवा को भी बेच के दिखा देंगे आपको, इस तरह के लोग हैं। तो उनका पर्पस है कि जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर है उसका सबका क्या कर दो, कमोडिफिकेशन कर दो।
कॉमोडिफिकेशन का मतलब कि हर चीज़ को कमोडिटी बना दो आप, जिससे कि वो बिक सके और वो हमें पूरा प्रॉफिट जनरेट करके दे सके। तो यही तो क्या कहते हैं वैल्यूज है कैपिटलिज्म की, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कह रहे हैं रिलेशनशिप जो है इन्वायरमेंट और सोसाइटी जो है आल्सो रिफ्लेक्ट डिफरेंट सोशल वैल्यूज़, उनके अंदर भी कुछ सोशल वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। इन्वायरमेंट और सोसाइटी के बीच में अगर रिलेशनशिप देखें तो द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोवर्सी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर का, नेचर वर्सेस नर्चर नर्चर इसका जो डिबेट है ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी एंड सोशल सिस्टम्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड देयर बिहेवियर्स। द नेचर साइड आर्ग्यूज दैट पीपल आर शेप्ड प्राइमरली बाय जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी। कह रहा है कि द नेचर साइड आर्ग्यूज दैट पीपल आर शेप्ड प्राइमरली बाय द जेनेटिक्स और बायोलॉजी। नेचर कहता है कि मतलब नेचर के साइड वाले लोग कहते हैं कि सब कुछ नेचर की वजह से है, ये जेनेटिक्स ये बायोलॉजी सब कुछ नेचर का पार्ट है। नर्चर वाले कहते हैं कि दैट आर पार्टिसिपेशन इज अ सोशल लाइफ इन सोशल लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ हु वी आर एंड हाउ वी बिहेव। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, नर्चर का अगर पार्टिसिपेशन ना हो तो जाहिर सी बात है नेचर कैन नॉट बी रीशेप्ड और द शेप्ड इन अ मैनर। तो ये दोनों की तरफ से हमेशा बहस है, नेचर वर्सेस नर्चर का जो बहस है वो हमेशा चलता रहता है। हैंस इन्वायरमेंट शेप्स सोसाइटी एंड इट टर्न्स शेप्स इंडिविजुअल्स बिहेवियर। उसके बाद अगर हम बात करें रिस्क सोसाइटीज़ की, तो रिस्क सोसाइटीज़ के बारे में एक बार देखिए कि एक बार ये स्टेटमेंट याद होगा आपको, कल हमने जॉन सिली का एक स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज़ नो फ्रूट एंड द सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट, ये वाला स्टेटमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड ऑफ अ मेंटल प्रोसेस। उसके बाद एक पढ़ा था हमने सोशियोलॉजी इज paradigmatic science. Sociology is a paradigmatic science. Sociology is a multi-paradigmatic science having several point of view. Objectivity is very difficult in sociology. तो ये तीन कोट्स थे जो मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया था, मैं सोचा बीच में पढ़ के आपको सुना दूँ एक बार। अगर आप लोगों ने सुन लिया हो तो प्लीज़ इसे लिख लेना, काफ़ी अच्छा कोट है ये, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि रिस्क सोसाइटी अनदर अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडन्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, रिस्क सोसाइटी इज अ सोसाइटी इंक्रीजिंगली preoccupied with the future that generates the notion of a risk, ठीक है ना। सोसाइटी इंक्रीजिंगली preoccupied with the future that generates the notion of a risk. फॉर इंस्टेंस लाइक न्यूक्लियर डिजास्टर, कह रहा है कि सोसाइटी इंक्रीजिंगली प्रीऑक्यूपाइड विद द फ्यूचर दैट जनरेट्स द नोशन ऑफ रिस्क। फॉर इंस्टेंस इंसिडेंट्स लाइक न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ चर्नोबाइल। कह रहा है कि एंथनी गिडन्स, अगर हम एंथनी गिडन्स के हिसाब से हम देखें तो रिस्क सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इंक्रीजिंगली प्री ऑक्यूपाइड विद द फ्यूचर दैट जनरेट्स द नोशन ऑफ रिस्क। एक बार देखते हैं रिस्क सोसाइटी का क्या मतलब है आगे पढ़ के। फॉर इंस्टेंस लाइक न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ चर्नोबॉयल, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट लाइक भोपाल एंड मैडगांव, दिस इज इन यूरोप, shows that dangers inherent in industrial environments and that the human living as a risky society increasingly preoccupied with the future and that generates the notion of risk ठीक है। We consider ourselves as a living in a risk societies because human relation with environment have become increasingly complex in modern society due to spread of industry। अच्छा, रिस्क सोसाइटी का मतलब क्या है कि सोसाइटी के ऊपर क्या रिस्क है इन्वायरमेंट का। देखो सोसाइटी अगर है उसको अर्निंग चाहिए, लिविंग लाइवलीहुड चाहिए,
लाइवलीहुड अगर उसे चाहिए तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए काम, काम के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री लगाएंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, किसको इम्पैक्ट होगा, इन्वायरमेंट को, राइट। और इन्वायरमेंट को अगर इम्पैक्ट होता है तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक रिस्क सोसाइटी है, सिंपल सी बात। उसके बाद कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज and modes of organization require sophisticated management system which are often fragile and vulnerable to error. We do not fully grasp the technologies and products we use, hence we are unaware of the risk involved. तो कह रहा है कि we do not fully grasp the technologies and products we use, hence are unaware of risk involved. The complex industrial technology and mode of organization requires sophisticated management system fragile and vulnerable to error. Vulnerable to error, vulnerable to error, vulnerable to error. Do not fully grasp the technologies and products we use, hence are we unaware of the risk involved. थोड़ा सा ये समझ में अभी देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं दोबारा आगे, फिर समझेंगे इसको क्या है ये। रिसोर्स डिप्लेशन क्या होता है, रिसोर्स डिप्लेशन क्या होता है, refers to exhaustion of non-renewable natural resources। तो कुल मिला एग्जॉस्ट हो जाना किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। कौन सा नेचुरल रिसोर्स, जो क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसके एग्जॉस्ट हो जाना जो है वो क्या कहलाता है, वो रिसोर्स डिप्लेशन कहलाता है अपने आप में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप कि वो रिसोर्सेज का खत्म हो जाना, जो रिसोर्सेज जो है आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो है जो रिन्यू नहीं हो सकते, वो जो दोबारा वापस जल्दी नहीं लाए जा सकते, उन रिसोर्सेज का खत्म होना जो है रिसोर्स डिप्लेशन कहलाता है। उसके बाद यूजिंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या कहते हैं जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो, ठीक है। और डिप्लेशन ऑफ सोशल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम इज़ ऑलवेज इन न्यूज़। जैसे कि फॉसल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है हमारे लिए, तो उसकी कमी हमारे लिए रिसोर्स डिप्लेशन कहलाएगी। द डिप्लेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर, जैसे वाटर का डिस्ट्रक्शन या डिप्लेशन जो है, वाटर लेवल का डिप्लेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा पीने का पानी कम हो रहा है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। उसके बाद लैंड इज अकरिंग एट अ रैपिड पेस, लैंड जो है वो अकर होता है एट अ लैंड इज अकरिंग एट अ रैपिड पेस as aquifers accumulated with water are getting impaired to meet growing demands of intensive agriculture industry and urban centers। तो कुल मिला के यही है कि भैया जो पानी की जो रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर को, अर्बन सेंटर्स को होती है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स डिप्लेशन बहुत फास्टली हो रहा है। अदर मेजर रैपिड रिसोर्स डिप्लेशन इंक्लूड्स बायोडाइवर्सिटी हैबिट्स लाइक फॉरेस्ट। अदर मेजर अगर रैपिड रिसोर्स डिप्लेशन अदर मेजर रैपिड रिसोर्स डिप्लेशन इंक्लूड्स बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स, लार्जली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन की वजह से फॉरेस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं, ग्रासलैंड कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, घास के मैदान, और वेटलैंड्स जो है आपके जो है मड, वो जो है काफ़ी सारे जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। ये जो है अपने आप में क्या है, एक सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न है, ये रिसोर्स डिप्लेशन है अपने आप में, क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें होनी चाहिए, डाइवर्सिटीज़ होनी चाहिए इस तरह के रिसोर्सेज का, क्योंकि इससे क्या है, इन डाइवर्सिटीज़ से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो है एक फूड वेब जो क्रिएट होगा वो काफ़ी अच्छा क्रिएट होगा, और वो ज़रूरी है, वरना अगर उनमें से कुछ भी ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चंद चंद आपका जो है फूड्स के ऊपर रह जाएगा, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। रिस्क और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू रिसोर्स डिप्लेशन आर मैनी फ्रंट्स। रिस्क जो है और आपका जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है वो जो है ड्यू टू रिसोर्स डिप्लेशन एज मैनी फ्रंट्स, वो कई फ्रंट्स पे हैं हमारे, जैसे वाटर क्राइसिस, लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल, फ्लड रिस्क, ये सारी चीज़ें रिसोर्स डिप्लेशन ही है। उसमें पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। Different types of the environmental pollutions are air pollution, water pollution, noise pollution. Air pollution is considered to be a major environmental problem in urban and rural areas. सोर्सेस ऑफ, जाहिर सी बात है, एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही सीरियस कंसर्न है अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल।
कह रहा है कि सोर्सेज क्या है एयर पॉल्यूशन के, तो वही है जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गए, व्हीकल्स हो गए, बर्निंग ऑफ वुड्स हो गए, कोयल हो गए फॉर डोमेस्टिक यूज़। इंडोर एयर पॉल्यूशन फ्रॉम कुकिंग फायर इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ रिस्क स्पेशली इन रूरल होम्स ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन। वाटर पॉल्यूशन इज अ, जैसे एयर पॉल्यूशन में मैंने 4-5 चीज़ें बताई थी। एक तो स्टबल बर्निंग है, रिसेंट का जो है जो फिनोमिना अभी पंजाब और यूपी के कई सारे, पश्चिमी यूपी और आपका पंजाब हरियाणा में जो है काफ़ी सारे स्टबल बर्निंग की वजह से जो है एयर पॉल्यूशन जनरेट होता है। उसके बाद आपका जो है इंडस्ट्री और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस कंसर्न है। उसके बाद आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन इज़ गोइंग टू बी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइक आई विल से। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घरों से निकले वाला जो हमारे घरों से निकलने वाला जो बर्निंग ऑफ वुड्स है, या यू कह लो कोयल्स है, तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए कोयला। और उसके बाद हमारा जो है जो बाद में जो प्लास्टिक्स को जलाया जाता है, इस तरह से चीज़ें होती है, वो भी एयर पॉल्यूशन को काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। तो ये 5 मेजर चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमारे अर्बन प्लस रूरल दोनों ही जगह पे अवेलेबल है। और ये इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ को है, एयर को। एयर में ऐसे 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 कॉन्टामिनेशंस होते हैं मतलब लाइक आई विल से इस तरह के मतलब कि एमिशंस जो है वो ज़्यादातर किसका होता है, मतलब कि ऐसे गैसेस का होता है जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग सरफेस एज वेल एज ग्राउंड वाटर। कह रहा है वाटर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो कि अफेक्ट करती है सरफेस एज वेल एज ग्राउंड वाटर को। हमारे ग्राउंड वाटर को देखो, वाटर पॉल्यूशन अगर अगर होगा तो वाकई में मतलब कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा कि जो हमारा पानी होता है ना, पानी के अंदर क्या है बेसिकली, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सनलाइट ऊपर से आती है ना पानी के अंदर, इसके अंदर जो रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे उनके लिए रिसोर्स होते हैं, वो खाने के लिए, क्योंकि भाई उनको भी चाहिए ना एनर्जी जो कुछ भी है, ठीक है, ध्यान रखना। और वो क्या करते हैं, वो लोग जो है मतलब कि पूरे के पूरे नीचे जो ग्राउंड वाटर जो है उसको ना फर्टाइल लगते हैं लैंड को। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वाटर के अंदर का बहुत कचरा वचड़ा मिल जाएगा और काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाएगा ये, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगी। और सनलाइट जब अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा तो इसकी वजह से जो यहाँ के अंदर जानवर है वो मर जाएंगे। उनके मरने की वजह से क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा गंदा और ज़्यादा। और पानी अगर और गंदा हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और वो जो है कहीं ना कहीं पानी जो हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्स डिप्लेशन का प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा, वो कहीं ना कहीं पानी को ख़त्म करने में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। और इससे हमारे लिए पीने की पानी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसी बात पे थोड़ा पानी पी लेते हैं, पता नहीं कब खत्म हो जाए। उसके बाद सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन क्या सिर्फ नदियों की वजह से है? नहीं, डोमेस्टिक सीवेज से निकलने वाला जो नाली का पानी है उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्री से निकलने वाला जो है बहुत सारे वेस्ट होते हैं वो सीधा गंगा नदी में, यमुना में छोड़ दिया जाता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न रहता है। उसके बाद रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म से जो पानी निकल के बाहर आता है वो भी हो गया। और यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हो गए या पेस्टिसाइड्स हो गए, इसका इस्तेमाल जो है करना, और वो जाते हैं बाद में सारे के सारे मिल जाते हैं पानी में, और जिससे पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो भी एक अपने आप में बहुत सीरियस कंसर्न है, इज मोस्टली कॉज्ड इन द सिटी। सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इंक्लूड एम्पलीफाइड लाउड स्पीकर्स, पॉलिटिकल कंपेन्स, व्हीकल हॉर्न्स, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन और वर्कर्स इटीसी। ठीक है, तो वही वाली बात है, लाउड स्पीकर ज़्यादा तेज़ चलाना, एम्पलीफाइड लाउड स्पीकर्स को यूज़ करना, पॉलिटिकल कंपेन्स में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, व्हीकल्स जो है वो बहुत बड़ा शोर शराबा करने का जो माध्यम है। उसके बाद जो है आपका ट्रैफिक जो है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, इन सब से भी क्या होता है आपका जो है नॉइज़ पॉल्यूशन जनरेट होता है। उसके बाद देखेंगे हमारे वेरियस रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस है। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग इन सीरियस इलनेस एंड डेथ। अच्छा, इससे होता क्या है, एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है काफ़ी डैमेज होता है, मतलब कि उसको काफ़ी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सीरियस क्या कहते हैं, इलनेस, और डेथ को क्या कहते हैं, कॉज करता है। इंडोर पॉल्यूशन फ्रॉम फायर यूज फॉर कुकिंग इनसाइड प्योरली ventilated homes can put village women at a serious risk. Indoor pollution from fire जो होता है आपका यूज फॉर कुकिंग इनसाइड प्योरली वेंटिलेटेड होम्स कम कैन पुट विलेज women at serious risk। जो
घरों में जो चूल्हे से जो धुआं निकलता है जो कोयले को जलाने से, वो उससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी को काफ़ी डैमेज हो सकता है। ठीक है, उसका WHO की एस्टिमेट्स वो उसका एस्टिमेट कहता है कि that almost 6 lakh people died due to the indoor pollution in India in 1998 and almost 5 lakh of them were in the rural areas। 6 लाख लोगों की डेथ हुई 1998 में, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। उसमें 5 लाख सिर्फ रूरल एरिया से थे और उनका मेन रीज़न यही रहा होगा कि वो लोग जो है मतलब कि आपका चूल्हे से जो आग जलाते हैं, वो जो कोयले से जो आग जलता है, जो चूल्हा जलता है जो गांव के अंदर, उसकी वजह से जो धुआं निकलता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है काफ़ी प्रॉब्लम करता है, मतलब सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वाटर पॉल्यूशन कैन कॉज वाटर बॉर्न डिसीज। वाटर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉज कर सकता है वाटर बॉर्न डिसीज़ को, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन से जो है वाटर बॉर्न डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या हो गया कि किस पानी में जो है कुछ क्या कहते हैं इस तरह के पदार्थ मिल जाना जिससे जो है काफ़ी सीरियस कंसर्न हो रहा है। उसके बाद नॉइस पॉल्यूशन कैन यूज कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। हियरिंग इम्पेयरमेंट्स का मतलब क्या होगा, सुनने की दिक्कत ड्यू टू साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो नॉइस पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ही मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, कॉज होती है किसकी वजह से, रिलीज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ETC, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये काफ़ी गर्म गैसेस होते हैं। देर आर द मल्टीपल रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेज फेस्ड बाय द सोसाइटी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से सोसाइटी जो है काफ़ी सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करती है। सिग्निफिकेंट राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर can result in climate change projected to melt polar ice fields and rise in the sea level। उसके बाद climate change can lead to submerging of low lying coastal areas। climate change जो है वो लीड करता है काफ़ी ज़्यादा submerging of a low lying coastal areas and also affect the global ecological balance। it will result in the greater influence fluctuations and uncertainty in climate across the globe। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये क्या चीज़ है एक बार हम इसे देखते हैं। शायद बगल में बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, सो आप लोगों को थोड़ी वॉइस से प्रॉब्लम हो, कोई नहीं, किसी की खुशी के लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे। 4 स्लाइड हमारे पास बाकी हैं इसके। 4 स्लाइड के बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर आपका, ठीक है। तो चलो हैप्पी बर्थडे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे दोबारा से। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, जिसके जेनेटिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब जो उनका जीन है जो बहुत लंबे टाइम से जो है उनके आ रहा है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो उनके यहाँ पे आ रहा है, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर द आउटकम्स ऑफ न्यू टेक्निक। So the genetically modified organism is the outcome of new techniques of gene splicing, allowing scientists to import genes from one species to another and introducing new characteristics। तो किसी एक अलग जो है, ये एक पहली बात तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो आर द आउटकम ऑफ द न्यू टेक्निक of gene splicing, allowing scientists to import genes from one species to another and introducing new characteristics। तो एक जो स्पीसीस है उसके अंदर दूसरे स्पीसीस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो आपको जो है इंपोर्ट किया जाता है, उसके जीन्स को इंपोर्ट किया जाता है, मतलब कि सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा हूँ, एक स्पीसीस से दूसरे स्पीसीस में उसके जो है इम्पॉर्टेंट जीन्स को जो है वो क्या किया जाता है, वो आपको जो है लिया जाता है, ठीक है, उसको इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आर डन टू रिड्यूस ग्रोइंग टाइम। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो है वो मतलब होता है टू रिड्यूस ग्रोइंग टाइम, रिड्यूसिंग ग्रोइंग टाइम। जो बेसिकली क्या है कि जैसे आपने ज़्यादातर सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के अंदर क्या होता है कि
जैसे क्रॉप, पहली बात जैसे 3 महीने में जो क्रॉप आने वाला है वो 2 महीने 1.5 महीने में आ जाए, ठीक है, टू रिड्यूस टाइम, टाइम रिड्यूस हो गया। सेकेंडली कई बार क्या होता है कि उसके वेट को बढ़ाने के लिए भी होता है, जैसे आपने बीच में काफ़ी सारी तोरी या आपने लौकी देखी होगी जो काफ़ी साइज में बड़ी रही होगी। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों मतलब कि टाइम को और उसके वेट को बढ़ाने के लिए जो है उसके उसके जीन्स में थोड़ी सी बदलाव कर लेते हैं। उसके और दूसरे स्पीसीज़ का जो है जीन उसको इंपोर्ट कर लिया जाता है और उसको उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है क्या कहते हैं जब बदल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें एक्सपेक्टेड जो हमारा जो रिजल्ट है वो हमें देगा। तो इसलिए कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपका ऑर्गेनिज्म है आर आउटकम्स ऑफ अ न्यू टेक्निक्स, ठीक है, ऑफ जीन स्प्लिसिंग अलाउइंग साइंटिस्ट टू इम्पोर्ट जीन्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। These are done for the purpose of reducing growing time and increasing size, देखो जो मैंने कहा ना साइज इंक्रीज करने के लिए, वेट इंक्रीज करने के लिए, एंड स्टोर लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की लाइफ जो छोटी है उस लाइफ को बढ़ाने के लिए। हाउ एवर दीज आर देर आर न्यूमेरियस रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू दिस, हालांकि इसकी वजह से काफ़ी सारा रिस्क भी है और काफ़ी सारा कॉन्सिक्वेंसेज भी अराइज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्सपेरिमेंट गलत हो जाए तो कई सारे जो है, जैसे बीच में ऐसा बताने लग गए थे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आपने जो क्रॉप्स जो लगाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तो लौकी की बात हो रही थी, तो लौकी जो है वो लौकी उतना मतलब कि आपका हेल्दी नहीं था, मतलब हेल्थ के लिए, ठीक है, दैट वाज नॉट वेरी मतलब सूटेबल फॉर द हेल्थ, और उसके न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं बहुत कम थे कंपैरेटिवली जो होता है जो सब्जियों के अंदर। तो वही वाली बात है, अगर इसका नुकसान भी हो सकता है बट ऑल टुगेदर नहीं होता। जैसे हाई इल्ड वैरायटी वाले जो HY-V जो था आपका जो आपका जो फर्टिलाइजर्स आई थिंक जो यूज़ हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, उसकी वजह से चावल और गेहूं की खेती में काफ़ी उछाल आया था देश के अंदर। और हमने अपने देश में जो फूड इन एफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे काफ़ी टाइम से, PL480 नाम की जो एक राइस थी जो हम मंगाते थे अमेरिका से, USA से, वो हमें मतलब जो है वो हमें नहीं मंगाना पड़ा और हम फूड के मामले में सफिशिएंट हो गए दुनिया के अंदर। बाद में इंडिया जो है इंपोर्ट की जगह पे अब एक्सपोर्ट करता है अक्रॉस द वर्ल्ड इन राइस एंड वीट को। अभी हमने हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर भी 50 ट्रैक्टर जो है हमने वहाँ पे भेजा है, वहाँ के जो फूड क्राइसिस जो वहाँ पे अराइज हो रखा है उसकी वजह से। तो यू कैन अंडरस्टैंड वो सब चीज़ें क्यों कर पाए, क्योंकि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कि जो है आपके क्रॉप्स का इस्तेमाल किया। Human community knows very little about the long-term effects of the genetic modification on those who consume these foods and on the ecosystem. But इसके जो मैंने बताए नुकसान जो हो सकते हैं उसके बारे में पहली बात तो ह्यूमंस को उतना पता नहीं है कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में जाके। और दूसरी बात यह है कि इसके बारे में जो मतलब इसका जो यूज़ है वो बेसिकली काफ़ी सूटेबल रह सकता है उन लोगों के लिए जो प्रॉफिट ओरिएंटेड सिर्फ वर्किंग्स में बिलीव करते हैं, जो सोसाइटी को अपना कंसर्न नहीं मानते या जो सोशल वेलफेयर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, वो लोग कहीं ना कहीं इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि मोर ओवर एग्रीकल्चरल कंपनीज कैन यूज़ दिस टेक्निक टू क्रिएट स्टेराइल सीड्स, preventing farmers from reusing them and forcing them to be dependent on such companies। तो एग्रीकल्चर कंपनीज जो है वो काफ़ी क्या कहते हैं मतलब यूज़ कर सकते हैं इन टेक्निक्स का, किस चीज़ के लिए, स्ट्राइल सीड्स प्रिवेंटिंग फार्मर्स फ्रॉम रीयूजिंग स्ट्राइल सीड्स। वह देखते हैं स्ट्राइल सीड्स क्या होते हैं। बंजर, ठीक है, बंजर कहते हैं ध्यान में। उसके बाद कह रहा है कि नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स, ह्यूमन सोसाइटी हैज़ फेस्ड लॉट ऑफ रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। ह्यूमन सोसाइटी ने काफ़ी सारे फेस किए हैं रिस्क को, कॉन्सिक्वेंसेज को, ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंटल डिजास्टर। पहली बात तो ये बात क्लियर हो गई कि डिजास्टर दो तरह के होते हैं, पहला होता है नेचुरल डिजास्टर्स और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर्स इन्वायरमेंटल, ठीक है।
जैसे द भोपाल डिजास्टर ऑफ 1984 व्हेन अ टॉक्सिक गैस लीक फ्रॉम द कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो यहाँ से लीक हुआ टॉक्सिक गैस, इट किल्ड अबाउट 4,000 पीपल, इसने 4,000 लोगों को जान से मारा। एंड द सुनामी ऑफ 2004 आर द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द मैन मेड एंड नेचुरल इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। तो पहला वाला मैन मेड था और दूसरा वाला नेचुरल इन्वायरमेंटल डिजास्टर था। तो इस तरह से डिजास्टर्स हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर आल्सो सोशल प्रॉब्लम्स, चाहे इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम भी एक सोशल प्रॉब्लम है, ये हमें समझना होगा। Environmental problems are actually social problems because environmental problems affect different social groups differently due to social inequality. Social inequality की वजह से जो है डिफरेंट ग्रुप्स को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो भी अपने आप में एक सोशल प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो अफेक्ट करती है सोशल ग्रुप्स को डिफरेंटली ड्यू टू सोशल इनक्वालिटी। ठीक है ना। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या करती है? सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, इसलिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है सोशल प्रॉब्लम का हिस्सा है। Social status and power determine the extent to which people can protect themselves from environmental crisis or overcome them। कह रहे कि सोशल स्टेटस जो है एंड पावर जो है वो डिटरमाइन करता है कि कितने एक्सटेंट तक पीपल जो है वो प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को फ्रॉम इन्वायरमेंटल क्राइसिस और ओवरकम देम। ओवरकमिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय सर्टेन ग्रुप्स कैन समटाइम्स एक्चुअली वर्सन इन्वायरमेंटल डिस्पैरिटीज। कई बार क्या कहते हैं कि ओवरकमिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को ख़त्म करना कई बार बाय सर्टेन ग्रुप्स कैन समटाइम्स एक्चुअली वर्सन इन्वायरमेंटल डिस्पैरिटीज। काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, वर्स कर सकते हैं इन्वायरमेंटल डिस्पैरिटीज़ को। Certain environmental problems might be of universal concern and not related to specific social groups, but how these problems are pursued may not be universally beneficial to all due to how public priorities are set. Certain environmental problems might be of universal concern। कुछ environmental problem ऐसे हो सकते हैं जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, and not related to a specific social group, ना ही वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सोशल ग्रुप को ही सब इम्पैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो यूनिवर्सली चल रहा है। But how these problems are pursued may not be universally beneficial to all due to how public priorities are set. But how these problems are pursued may not be universally beneficial to all due to how public priorities are set। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी को एक तरह से बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा हो, क्योंकि हर किसी की पब्लिक प्रायोरिटीज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से सेट है इस दुनिया के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें कि securing public interest from environmental crisis can actually serve the interest of a particular politically and economically powerful groups and hurt the interest of poor and politically weak. Thus, environment as a public interest, environment as a public interest, environment as a public interest, is it? एज ए पब्लिक इंटरेस्ट इज़ ह्यूजली डिबेटेड टॉपिक। ये काफ़ी ह्यूजली डिबेटेबल टॉपिक है अपने आप में कि इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कैसा इन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है इन्वायरमेंट को यूज़ करना अपने आप में वाकई एक बहुत ही हीटेड डिबेट है, नो डाउट। Varied interest and ideologies related to the environment by different groups in societies generate environmental conflicts। कह रहा है कि वेरिएड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है एंड आइडियोलॉजीज जो है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट बाय डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी जनरेट्स इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो अलग अलग तरह के जो इंटरेस्ट हैं और आइडियोलॉजी हैं जो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है बाय डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी जनरेट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, नो डाउट। कुछ लोगों को लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कुछ लोग इंडस्ट्री के साथ जाना चाहते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर के साथ जाना चाहते हैं, और जो लोग इंडस्ट्री के साथ जाना चाहते हैं वो लोग हो सकता है एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं, और हो सकता है वाटर पॉल्यूशन भी। इधर जो एग्रीकल्चर की साइड जा सकते हैं जो है वो एग्रीकल्चर जो है आपका पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, और दोनों की आपस की लड़ाई है। तो ये लड़ाइयाँ अक्सर देखने को मिलती है, यही सब कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। टू एड्रेस सच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को अगर एड्रेस करना हो, ठीक है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को अगर हमें एड्रेस करना है, उसे सॉल्व करना है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द इन्वायरमेंट। हमें रिक्वायर्ड है कि हम क्या करें, चेंज करें इन्वायरमेंट को। सो इन्वायरमेंट सोसाइटी रिलेशन, हम इट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द इन्वायरमेंट सोसाइटी रिलेशन। इन्वायरमेंट और सोसाइटी के रिलेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, जो कि एग्जिस्ट करता है इस सोसाइटी के अंदर। टू चेंज इन्वायरमेंट सोसाइटी रिलेशंस
कह रहा है कि एड्रेस सच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द इन्वायरमेंट सोसाइटी रिलेशंस दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। हमें अगर इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाली सोसाइटी, ये सोसाइटी के आसपास वाला इन्वायरमेंट, इन दोनों के रिलेशन को जो है सही से लोगों के बीच में एड्रेस करना होगा। ठीक है, इसको चेंज करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि ये आपके बिना अधूरा है, आप इसके बिना अधूरे हैं, और आप दोनों को मिलकर, नॉट दोनों को बट आपको मेनली जो है इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। change environment society relations, it needs effort to change relations between different social groups। और इसके लिए साथ में अलग अलग सोशल ग्रुप को भी जो है साथ में आना पड़ेगा, सबको एक साथ हारमोनियसली और यूनिवर्सली जो है इसके अंदर अपना एफर्ट देना होगा, तभी जाके ये चीज़ें संभव है, वरना अगर इक्का दुक्का लोगों के कंट्रीब्यूट करने से शायद ये चीज़ें ना इम्प्रूव हो। उसके बाद उसके बाद जो है चेंज्ड सोशल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विल गिव राइज टू डिफरेंट नॉलेज एंड सिस्टम्स एंड मोड ऑफ मैनेजिंग द एनवायरनमेंट। ये अपने आप में जो है काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे में हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। एक बार हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर 3 में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन में जाए तो हमने देखा कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट का अपने आपस में एक रिलेशन है और हर जगह वेरी करता है। इकोलॉजी के बारे में हमने देखा कि फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम और प्रोसेस और उसके बीच में ह्यूमन, इन तीनों को मिला के हम इकोलॉजी। सोशल इन्वायरमेंट में बात की कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे के कंसर्न है। उसके बाद रिस्क सोसाइटी जो है, जो रिस्क सोसाइटी का हमने एग्जांपल लिया था कि रिस्क सोसाइटी जो है मतलब कि आपके जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर उसका डिप्लेशन बहुत फास्ट हो रहा है तो वो अपने आप में क्या है, हमारे रिस्क सोसाइटी है। और वो जो रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं वो रिसोर्स डिप्लेशन है। पॉल्यूशन के बारे में बताया था कि पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, रिस्क, वेरियस रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू पॉल्यूशन, काफ़ी सारे रिस्क हैं, कॉन्सिक्वेंसेज है किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, और वो किस वजह से होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जैसे केसेस का इन्वायरमेंट में आपका जो है एमिट कर देने की वजह से होता है। ठीक है, उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात हुई थी, जहाँ पर ये इसको बताया गया था कि ये एक आउटकम है न्यू टेक्निक्स का। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है जीन स्प्लिसिंग होता है। ठीक है, जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं जीन्स को, किसके लिए, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके नए कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, नेचर एंड मैन मेड इन्वायरमेंटल डिजास्टर के बारे में हमने देखा कि दो तरह के डिजास्टर्स होते हैं, एक नेचुरल एक मैन मेड। भोपाल गैस ट्रेजिडी, जहाँ पर जो है आपका यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो 1984 में जो हादसा हुआ था, जिसमें 4000 लोग मर गए थे, वो जो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो नेचुरल थी, वो मैन मेड थी। क्योंकि सुनामी जो 2004 में आई थी वो जो थी आपकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थी। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर आल्सो सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, और उसके बाद बस हो गया।